प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज़ कॉल्ड डेफिनेशंस ऑफ द एसआई यूनिट। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, जिसमें मास था, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे पास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आज हम लोग समझते हैं, एक एक करके समझेंगे। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आए, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखोगे तो ईजी रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इजी वर्ड्स में समझाने की। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 1 मीटर से। बच्चों, 1 मीटर जो है वो कितना मापा जाए, यानी कि कितनी लेंथ जो है वो उसको हम लोग 1 मीटर बोले। तो बच्चों, हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जब कोई इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में नहीं होती है तो उस टाइम पे कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है उस टॉपिक के बारे में, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो वही इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू हो जाती है। तो जब 1 मीटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो किसी ने बोला कि आपका जो एक हाथ है उसको एक्सटेंड कीजिए और उसको लंबा करके आपका जो दूसरा हाथ जो कंधे से शुरू होता है वहाँ तक की दूरी नापिए, और इतनी जो दूरी है वो आपकी 1 मीटर कहलाएगी। जैसे कि कुछ समय पहले तक दुकानदार जो थे, कपड़े की दुकान में हम लोग जाते थे तो वो उसी प्रकार से दूरी नाप के 1 मीटर कपड़ा हम लोगों को देते थे। सब कुछ ठीक था बच्चों, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि किसी का हाथ छोटा हो सकता है, किसी का हाथ बड़ा हो सकता है, तो इस तरीके से जो मेजरमेंट था वो परफेक्ट मेजरमेंट नहीं था। बाद में बोला गया कि भाई एक शर्ट में बनने में जितना कपड़ा लगता है वो कपड़ा हमारा 1 मीटर होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी कि शर्ट हो सकता है किसी की छोटी बने, किसी की बड़ी बने, क्योंकि वेट का हिसाब से जो शर्ट का साइज है वो चेंज हो सकता है। तो कैसे ये डिसाइड किया जाए कि 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो कितना होगा। तो हमने बोला कि कुछ ऐसा लीजिए जो कि कांस्टेंट हो, जो कि चेंज ना होता हो। तो मालूम चला कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने एक टॉर्च जलाई। ये जो टॉर्च है ये हमारे पास में कांस्टेंट स्पीड ऑफ कांस्टेंट जो है लाइट प्रोड्यूस करती है। हम लोगों ने अर्थ के ऊपर इस लाइट को जलाया 1 माइक्रोसेकंड तक, और ये लाइट जो है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंची। इस टॉर्च को हम लोगों ने अर्थ के ऊपर जलाया 1 माइक्रोसेकंड तक, और ये लाइट जो है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंची। इसी को हम लोगों ने मार्स के ऊपर लेके गए, और मार्स के ऊपर ले जाने के बाद में इसको टॉर्च को फिर से जलाया। अब ये लाइट जो है पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक जाती है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अभी भी जो टाइम पीरियड है वो 1 माइक्रोसेकंड था, अभी भी 1 माइक्रोसेकंड था, और अब की बार हम लोगों ने इसको मार्स के ऊपर जलाया है। तो हम लोग ये देखते हैं कि मार्स जो हमारी अर्थ थी, अर्थ के ऊपर हम लोगों ने जब इस लाइट को जलाया तो लाइट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और मार्स के ऊपर जलाया तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम लोगों ने एक स्केल लिया, मीटर स्केल, जो हमारा उस टाइम पे एजम्पशंस था। उस मीटर स्केल से हम लोगों ने ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मापा। और मैं ये नहीं कह रहा कि 6000 किलोमीटर, लेकिन समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है 6000 किलोमीटर। तो उसी समय पे जब हम लोग वही स्केल जो है मार्स पे लेके गए और हम लोगों ने डिस्टेंस मेजरमेंट किया, तो इस जो स्केल था इसने इस डिस्टेंस को मेजरमेंट कर दिया 6500 किलोमीटर। मतलब कि बच्चों, कोई भी रीडिंग बड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि हमारे स्केल की साइज छोटी हो गई, क्योंकि ये स्केल जो यहाँ पे ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 6000 मेजरमेंट कर रहा था, पी से लेके क्यू तक का पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस जो है इसने मेजरमेंट किया 6500 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ पे जो स्केल है उसकी साइज़ छोटी हो गई, यहाँ पे स्केल की साइज़ बड़ी हो गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो अलग अलग जगह पे जो स्केल हम लोगों ने मापा था वो चेंज हो रहा था, उसकी साइज़ चेंज हो रही थी। ओके, तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है, वो ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी प्रोवाइड कराने पे उसकी जो साइज़ है उसमें चेंज आ जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब पहले हम लोग ए से लेके बी तक कर रहे थे, तो मान लीजिए जो स्पीड ऑफ लाइट थी वो हमारे पास में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है जो कि उसने
1 सेकेंड में मान लीजिए हम लोगों ने इतनी लाइट ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास में इतनी है, तो इसका 1 माइक्रो सेकेंड वाला पोर्शन कितना आ जाएगा? तो 1 माइक्रो सेकेंड वाला पोर्शन आ जाएगा हमारे पास में 1/3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो हमारे पास में डिस्टेंस आएगा ये आ जाएगा हमारे पास में 1 मीटर के बराबर। फिर से एक जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट है वो हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो 1 माइक्रो सेकेंड में ट्रेवल करती है। तो 1 माइक्रो सेकेंड वो पार्ट निकालेंगे इस लाइट का, तो वह आएगा 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और विच इज इक्वल टू द 1 मीटर। जो हमारे पास में डेटा आएगा हम लोगों ने बोला ये 1 मीटर है। लेकिन बाद में ये मालूम चला कि ये जो 1 मीटर है ये हमारे पास में चेंज होता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो 1 मीटर हम लोगों ने नापा, तो 1 माइक्रो सेकेंड में लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई दूरी जो 6000 किलोमीटर आ गई। वही मार्स के ऊपर हम लोगों ने नापा तो 1 माइक्रो सेकेंड में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी जो 6500 किलोमीटर आ गई। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा स्केल है वो छोटा हो गया और यहाँ पे स्केल की साइज जो बड़ी हो गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसका जो एग्जाम्पल है या इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे पास में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इन दिस केस the size of the meter the size of the scale is decrease। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है बच्चों? ध्यान से समझना, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी जो है आइंस्टीन ने दी थी, और इस थ्योरी ये कहती है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग वेलोसिटी प्रोवाइड करा देते हैं तो उसकी जो लेंथ है उसमें चेंज आ जाता है। समझने के लिए देखिए कैसे। मान लीजिए हमारे पास में एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग की साइज जो है वो कुछ इस तरीके से है। इस स्प्रिंग की यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेंथ है, और इस स्प्रिंग के ऊपर मैंने एक वेट जो है वो लटका दिया, बांध दिया। वेट जो मैंने स्प्रिंग के ऊपर बांध दिया, ठीक है। आगे देखिए, यदि हमने इसके ऊपर वेट बांध दिया है, अभी क्या करता हूँ मैं, इस स्प्रिंग को जोर जोर से यहाँ से पकड़ के घुमाना शुरू करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं स्प्रिंग को घुमाना शुरू करूँगा तो इस स्प्रिंग की जो साइज़ है वो हमारे पास में इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो जो स्प्रिंग है वो कुछ हमारे पास में इस तरीके से हो जाएगी। ये जो स्प्रिंग है ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मतलब कि पहले स्प्रिंग की लेंथ L थी, अब स्प्रिंग की लेंथ हो जाएगी L प्लस का डेल L। तो इस स्प्रिंग में जो डेल L इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है इस स्प्रिंग को घुमाने के कारण। तो इसकी लेंथ कहाँ से इंक्रीज होगी? क्या इस स्प्रिंग का जो मास था वो चेंज हो गया? आंसर है नो। इस स्प्रिंग की लेंथ इसलिए इंक्रीज होगी क्योंकि स्प्रिंग जो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपस में इस तरीके से अटैच है पास पास में, जब उस स्प्रिंग को हम लोगों ने घुमाना शुरू किया तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये दूर दूर हो गए, और जिससे कि दूर दूर होने के कारण स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। जैसे जैसे स्प्रिंग की वेलोसिटी जो वो डिक्रीज होती जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वापस अपनी पोजीशंस को रिगेन कर लेंगे और वो दूर दूर होने की बजाय पास पास आ जाएंगे, फिर से स्प्रिंग की साइज जो वो ऐसी हो जाएगी। तो हम लोगों को एक चीज़ समझ में आई बच्चों कि यदि किसी की वेलोसिटी बढ़ाई जाती है तो जिससे उसकी लेंथ जो है वो बढ़ सकती है। क्योंकि एक लॉ है हमारे पास में, आप लोग बाद में पढ़ोगे सेंट्रीपिटल के बारे में। ये लॉ ये कहता है, बाद में पढ़ोगे बच्चों, ग्रेविटेशन वाला एक चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी जगह इसका यूज़ होगा। वो लॉ ये कहता है कि F इज इक्वल टू mv² / r। मतलब यदि किसी चीज़ का रेडियस आप जितना घटाओगे फोर्स के लगने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब द अप्लाइड फोर्स शुड बी हाई इफ़ वी रिड्यूस द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है, रेडियस ऑफ द क्वांटिटी या रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास में सन है और ये हमारे पास में एक प्लेनेट है P1 और ये एक प्लेनेट है हमारे पास में P2। तो हम लोग ये जानते हैं कि सन से लेके P1 की जो दूरी है उसका रेडियस सन से लेके P2 के रेडियस से कम है। मतलब कि P1 का रेडियस कम होगा, P2 का रेडियस ज़्यादा होगा। तो यदि P2 का रेडियस ज़्यादा होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स कम होगा, और P1 का रेडियस
कम है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा। तो अब आप लोग जान चुके हो कि स्केल की साइज जो है वो अर्थ के ऊपर बड़ी क्यों थी और मार्स के ऊपर जाने से छोटी क्यों हो गई, ये आप लोग समझ चुके हो। ओके नाउ, तो इस तरीके से स्केल की साइज जो है वो चेंज हो रही थी, तो कैसे हम लोग स्केल की साइज को यूनिफॉर्म करें, एक जैसा कैसे बनाए जो चेंज ना हो। इसके लिए एक चीज़ समझिए, हम लोगों ने एक क्रिप्टोन नाम का एलिमेंट लिया, क्रिप्टोन नाम का एलिमेंट लिया जिसका 86 मास है। इसके बहुत सारे आइसोटोप हो सकते हैं, हम लोगों ने एक आइसोटोप उसमें से लिया। इस क्रिप्टोन का जो एलिमेंट है, इसकी एक खासियत है, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि एक हमारे पास में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके बाहर जो सेल्स रहती है, इन सेल्स के अंदर जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो सेल्स है, इन सेल्स का एक एनर्जी लेवल होता है। जो अंदर वाली सेल होती है वो हमारे पास में लोअर एनर्जी लेवल की रहती है, और जो बाहर वाली सेल रहती है हमारे पास में वो हायर एनर्जी लेवल की रहती है। ठीक है। दूसरा, तो यदि ये वाली सेल लोअर एनर्जी लेवल की है, ये वाली हायर एनर्जी लेवल की है, तो मान लीजिए ये एक सेल है जिसकी एनर्जी जो है वो फॉर एग्जाम्पल 2 है, और ये एक सेल है जिसकी एनर्जी कितनी है, 4 है। समझने के लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे है, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने एक्साइट किया, मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन्स को हमने एनर्जी प्रोवाइड की। एनर्जी प्रोवाइड कराने का ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करेगा, और मूव करके अपने से ऊपर वाली जो सेल है उसमें चला जाएगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, दो एनर्जी थी इस सेल के अंदर घूमने के लिए, मतलब कि पहली वाली जो सेल है उसमें घूमने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को दो एनर्जी चाहिए। उसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन्स को जो हम लोगों ने एनर्जी दी, और ये एनर्जी लेके चला गया 4 नंबर वाली सेल के अंदर, तो यहाँ पे घूमने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है जो उसको मिल गई है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सेल है बाहर वाली, ये सेल जो है कम्प्लीटली फील्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, वापस से अपनी जगह पे आना चाहता है, और ये मूवमेंट करके इस तरीके से वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। जब ये वापस से अपनी जगह पे आएगा तो यहाँ पे घूमने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, आंसर है 2 एनर्जी यहाँ पे घूमने के लिए उसको चाहिए। तो ये जो 2 एनर्जी है, जो यहाँ पे 4 थी ऊपर वाली सेल में, अब वापस आ गए तो 2 एनर्जी उसको चाहिए। 2 एनर्जी वो क्या करता है, 2 एनर्जी को रिलीज कर देता है, और ये जो 2 एनर्जी रिलीज निकल करता है ये हमको लाइट के फॉर्म में या रेडिएशंस के फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है। हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि जितनी भी लाइट होती है उन सब लाइट की एक हमारे पास में वेवलेंथ होती है। ईच एंड एवरी लाइट हैज ए वेवलेंथ। ठीक है। ओके। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इस वेवलेंथ को मेजरमेंट कर लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी रिलीज की है, इलेक्ट्रॉन्स ने जो लाइट रिलीज की है, इस लाइट की कितनी वेवलेंथ है, और उस वेवलेंथ को हम लोगों ने एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 763.73। तो इसके बाद सॉल्यूशन करने पे ये जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट कहलाएगा हमारे पास में 1 मीटर, मतलब इतनी लेंथ की जो वेवलेंथ बनेगी वो कहलाएगी हमारे पास में 1 मीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो 1 मीटर ये स्पेसिफाइड हो गया, क्योंकि ये जो क्रिप्टोन है आप इसको मार्स के ऊपर ले जाके एक्साइट करो, ऊपर वाली सब सेल में पहुंचाओ, या आप इसको अर्थ के ऊपर करो, जुपिटर के ऊपर करो, प्लूटो के ऊपर करो, कहीं पर भी करो, सब जगह इसके द्वारा निकलने वाली जो वेवलेंथ है या निकलने वाली जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। इसलिए ये 1 मीटर क्या हो गया हमारे पास में, फाइनल हो गया। ठीक है। ओके, होप सो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा बेचिता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा चीज़ें। अगला देखते बच्चों 1 सेकंड का। बच्चों बहुत सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्स के अंदर ऐसी मिलेंगी जो कि हमको ये दिखाती है कि वो जो उनका मोशंस है या उनका जो टाइम पीरियड है या उनका जो
ये कह सकते हैं कि जो उनका नेचर है वो नेचर हमारे पास में यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो टाइम की जो डेफिनेशंस है वो चेंज नहीं होता है। कैसे? तो उसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मिटी जो है हमारे नेचर के अंदर दिखाते हैं। क्योंकि फिजिक्स क्या है बच्चों, फिजिक्स एक ब्रांच ही ऐसी है साइंस की जिसमें हम लोग नेचर और नेचर के आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको कुछ ऐसा समझते हैं बच्चों कि हमारे पास एक पेंडुलम है। ये पेंडुलम जो है इसकी मीन पोजिशंस के ऊपर है, मीन पोजिशंस के ऊपर हम लोगों ने इस पेंडुलम के ऊपर एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से इस पेंडुलम ने इतना डिस्प्लेसमेंट किया और ये पेंडुलम यहाँ पहुँच गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ये पेंडुलम यहाँ पहुँचा है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब ये वापस से आता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है और ड्यू टू द इनर्शिया के कारण ये पेंडुलम जो है वो यहाँ पहुँच जाता है। फिर से ये वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, वापस से आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो एक पेंडुलम के यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में और आने में उसको लगा 1 सेकेंड। ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा फोर्स और लगाया जब यहाँ पे पेंडुलम पहुँचा वापस से आते वक्त, और ये पेंडुलम जो है इतना डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पे पहुँच गया। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास में है। अब ये पेंडुलम मूव करेगा और मूव करके किधर पहुँच जाएगा, इधर। फिर से वापस कहाँ आएगा, इस पॉइंट के ऊपर आएगा। और हम ये लोग देखते हैं कि फिर से जो टाइम लगता है हमारे पास में 1 सेकेंड का लगता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये पेंडुलम जब भी आएगा जाएगा हमेशा 1 सेकेंड का टाइम लेगा। तो पेंडुलम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में और वापस से यहाँ से लेट के यहाँ तक लौट के आने में ये कहलाता है 1 साइकिल ऑफ पेंडुलम। दैट इज कॉल्ड 1 साइकिल ऑफ पेंडुलम। ठीक है, और ये जो 1 साइकिल ऑफ पेंडुलम है इसी को हम लोग दूसरे वर्डों में बोलते हैं कि पेंडुलम जो है ऑक्सीलेशन कर रहा है, ऑक्सीलेशन, या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। तो 1 साइकिल ऑफ पेंडुलम दैट इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग देखिए कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्मिटी है वो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी टाइम पीरियड की है। जैसे कि आप पेंडुलम की हाइट जो कितनी भी लेके जाइए, पेंडुलम का जो ऑक्सीलेशन होगा वो हमेशा 1 सेकंड के अंदर ही होगा। तो यहाँ से हम लोग ये समझ चुके हैं कि वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, तो वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीलेशन किसको बोलते हैं, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं कि जब कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशंस पे जाता है और फिर से एक्सट्रीम पोजीशन से लौट के मीन पोजीशंस पे आता है और मीन से फिर से एक्सट्रीम पे जाता है और एक्सट्रीम से फिर से लौट के मीन पे आता है, दैट इज कॉल्ड जाना आना, फिर इधर जाना और इधर आना। तो ये कहलाता है उसका 1 वाइब्रेशंस, दैट इज कॉल्ड 1 साइकिल, 1 वाइब्रेशन और 1 ऑक्सीलेशन। अब हम लोग ऑक्सीलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, वाइब्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और डीप देखिए बच्चों। हम लोग ये जानते हैं कि कुछ जो हमारे पास में एलिमेंट ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली वाइब्रेशन जो है उनका कांस्टेंट होता है। जैसे कि हम लोगों ने एक सीजियम एलिमेंट लिया, सीजियम 133 एलिमेंट लिया। हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे पास में एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा, और ये जो है इस तरीके से एक पहली सेल होगी हमारे पास में, इसके बाद में हमारे पास में दूसरी सेल होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से हमारे पास में नंबर ऑफ सेल्स होती है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो अंदर वाली जो सेल होती है, ठीक है, ये लोअर एनर्जी सेल होती है, लोअर एनर्जी लेवल, और ये वाली इसके जो बाहर वाली जो सेल होती है ये हमारे पास में हायर एनर्जी लेवल होती है। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो जो सेल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो कौन सी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, आंसर है काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज
होती जाएगी। तो एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग, तो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को इस सर्कल के दौरान जितना टाइम पीरियड लगता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को इस बड़े सर्कल के दौरान भी उतना ही टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि बड़ा जो सर्कल है उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अंदर वाली जो सेल है उसमें काइनेटिक एनर्जी कम है, तो उसकी जो मोशंस की जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो भी कम होगी। तो दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो टाइम पीरियड है एक सेल को कंप्लीट करने का, वो हमारे पास में कांस्टेंट होता है। ठीक है, उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे देखिए बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो सेल है, मान लीजिए पहले वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी वाली सेल में 5 रहते हैं, तीसरी वाली में 6, 7, 8। इस तरीके से हम लोग अजम्पशंस ले रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करने का जो तरीका है वो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 3d10। इस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, वो आप समझिए कि मान लीजिए पहले वाली जो सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी वाली में 5 और मान लीजिए तीसरी वाली में 6 है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही ये एक लाइन से नहीं भरे हुए, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक पोजीशंस के ऊपर भरे हुए। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वाली जो सेल है, सिर्फ मैं इसी को एक मैक्रोस्कोपिक व्यू के साथ आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारे पास में न्यूक्लियस, और ये वाली जो सेल है बच्चों, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो सेल है, इस सेल को मैं अलग अलग 4 भागों में बना देता हूँ। तो ये देखिए, इस सेल का पहला पार्ट, इस सेल का दूसरा पार्ट, इस सेल का तीसरा पार्ट, और फर्स्ट वाली जो सेल है उसी सेल का चौथा पार्ट। मतलब कि ये जो सेल है पहले वाली, इस सेल को मैंने मैक्रोस्कोपी दिखा के बड़ा बना दिया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यहाँ पे मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे पार्ट में, एक इलेक्ट्रॉन तीसरे पार्ट में, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चौथे पार्ट में। एक ही सेल के अंदर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हमने फिल कर दिए। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये एक सेल है जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे, उस सेल को मैंने मैक्रोस्कोपी मतलब बहुत बड़ा करके दिखाया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर इस तरीके से भरे हुए एक ही सेल के अंदर। ठीक है, और ये जो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं एक ही सेल के अंदर, क्योंकि देखिए ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक जगह है एक ही सेल के अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरफाइन लेवल, हाइपरफाइन लेवल। ठीक है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन ई वाला है, पहला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। क्या टर्म बोल रहा हूं मैं, एग्जीक्यूट, सॉरी एग्जीक्यूट नहीं, एक्साइट किया, माय मिस्टेक। इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने एक्साइट किया। एक्साइट करना मतलब उस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कराना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये अपनी सेल को छोड़ के हायर एनर्जी वाली जो सेल है उसके अंदर ही चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन अपने सेल को छोड़ के कहाँ चला गया, E2, मतलब कि सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है उस सेल के अंदर ये चला जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि जो सेकंड वाली जो सेल है उसके अंदर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से E1 वाली से गया है, ये E2 वाली में, मतलब जो सेकंड सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है लौट के अपने घर आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लौट के अपने घर आता है तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी जो है हम लोगों को लाइट के फॉर्म में दिखती है, रेडिएशंस के फॉर्म में हम लोगों को दिखती है। यहाँ से बच्चों समझने वाली चीज़ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन का अपनी पोजीशन से ऊपर वाली सेल में जाने में, और ऊपर वाली सेल से वापस से अपनी पोजीशंस में आने में, फिर से इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की, और एनर्जी गेन करके ऊपर वाली सेल में गया। ऊपर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन्स को जगह नहीं मिली, तो ये वापस आया और इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया जो हमको लाइट के फॉर्म में दिखती है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स का अपने प्लेस से लेके ऊपर वाली सेल तक जाने में और ऊपर वाली सेल से अपने प्लेस तक आने में एक टाइम इंटरवल लगता है। कैसे,
फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, फिर से ऊपर वाली सेल में जाएगा, फिर से ऊपर जगह नहीं मिलेगी तो फिर से लौट के अपनी सेल में आएगा, फिर से हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, फिर से ऊपर वाली सेल में जाएगा और उसको ऊपर जगह नहीं मिलेगी तो फिर से वापस लौट के आएगा। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मीन पोजिशन से लेके एक्सट्रीम पोजिशंस में जा रहा है और फिर एक्सट्रीम पोजिशंस पे जगह नहीं मिलने के कारण वापस से अपनी मीन पोजिशंस पे आ रहा है, फिर से एक्साइट होता है, फिर से मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशंस पे जा रहा है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जगह नहीं मिलने के कारण फिर से मीन पोजीशंस पे आ रहा है। मतलब प्यारे बच्चों, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वाइब्रेशन कर रहा है या फिर ऑक्सीलेशन कर रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास 9192631770 इतने टाइम्स ऑक्सीलेशन कर लेता है, इतने टाइम्स ऑक्सीलेशन कर लेता है, तो उस टाइम इंटरवल को हम लोग बोलते हैं 1 सेकेंड। whenever electron will move from lower energy level to the higher energy level and after coming back from higher energy level to the lower energy level, ठीक है, this is called one oscillations। and when an electron do the इतने times oscillation then this time period is known as 1 second। ओके, होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, आगे देखो, आगे आता है हमारे पास में किलोग्राम, कि किलोग्राम को कैसे डिफाइन करते हैं। बच्चों, हम लोग शॉप पे जाते हैं और बोलते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, 1 किलोग्राम शक्कर, गुड़, वॉट एवर द थिंग्स वी वांट टू परचेज। तो 1 किलोग्राम कैसे डिफाइन किया गया? अच्छा, एक सेकंड और, कि जो 1 सेकंड की जो डेफिनेशन थी, ये हमारे पास में लास्ट डेफिनेशन बनी थी 1967 में। 1967 में डेफिनेशन हमारे पास बनी थी और उसके बाद में यही डेफिनेशन जो है चलती आ रही है हमारे पास में, कोई चेंज इसके अंदर नहीं हुआ। एक्सप्लेनेशन देखिए किलोग्राम की, तो हम लोगों ने एक सिलेंडर लिया जो कि प्लेटिनम और इरिडियम नाम का एक मेटल है जिससे सिलेंडर हमारे पास बना हुआ है। तो ये जो सिलेंडर होगा इसमें हमारे पास में 90% जो हो प्लेटिनम होगा और 10% जो है वो हमारे पास में इरिडियम होगा। 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम होगा। तो ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया जिसमें 90% प्लेटिनम है, 10% इरिडियम है, इसका हम लोगों ने एक सिलेंडर बनाया और उस सिलेंडर की लेंथ और जो हाइट है दोनों को हम लोगों ने एक समान रखा। लेंथ और हाइट दोनों को एक समान रखा, मतलब कि ये जो लेंथ है इसको हम लोगों ने रखा 3.9 सेंटीमीटर और ये जो हाइट है हमारे पास में, इस हाइट को भी उन्होंने रखा 3.59 सेंटीमीटर। दोनों को लेंथ और हाइट को 3.9 सेंटीमीटर रखने पे जो इसका वेट बनता है सिलेंडर का, फिर से एक प्लेटिनम और इरिडियम नाम का हम लोगों ने 3.9 सेंटीमीटर का सिलेंडर बनाया। इस सिलेंडर का, इस पूरे सिलेंडर का जो हमको वेट मिला, मास मिला, तो वो मास ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 1 kg। तो इस सिलेंडर का मास जो है वो हमने बोला कि ये 1 kg है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम है। ओके बच्चों, 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी है, पहला मीटर के बारे में, दूसरा सेकंड के बारे में और तीसरा हम लोगों ने किलोग्राम के बारे में। 4 चीज़ें हमारे पास और बच गई, वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बच्चों, एक बार बुक्स उठाइएगा, बुक में इनको फिर से पढ़िएगा, चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ओके, 4 चीज़ें और हम लोग बाद में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।